Hello students, welcome to my channel for social science, discovering social science. थोड़ा मैंने नाम चेंज किया है ये पिक्यूलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या मेन फीचर्स थे। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने डोमिनेट कर लिया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और वो इंटरेस्टेड थे कुछ पर्टिकुलर काइंड के प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे they established tea and coffee plantations, and उन्होंने लैंड एक्वायर करी थी एट वेरी चीप रेट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट से। इन्वेस्ट करा उन्होंने माइनिंग में, जूट में एंड इंडिगो में। एंड मोस्ट ऑफ these they were the products required mainly for export rate, सेल के लिए नहीं, एक्सपोर्ट रेट के लिए। जब बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहे थे सेटिंग अप इंडस्ट्रीज लेट 19th सेंचुरी में, दे अवॉइड कॉम्पीटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स। रिपीट कर रही हूं मैं, व्हेन इंडियन बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे इन द लेट 19th सेंचुरी, मीन्स आफ्टर 1850 यू कैन से, तो उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ, मैनचेस्टर गुड्स मतलब गुड्स विच वर कमिंग फ्रॉम लंदन, उनके साथ कॉम्पीट करना अवॉइड किया। क्योंकि आप देखिए, अदरवाइज भी हमारी लाइफ में दो रास्ते होते हैं। जब कोई पावरफुल हमारे सामने होता है, ईदर टू फाइट और टू सरेंडर। कई बार समझदारी सरेंडर करने में होती है या साइड हो जाने में होती है, तो इंडियन बिजनेसमैन ने इधर साइड हो गए थे। सिंस यार्न वॉज नॉट एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था वो ब्रिटिश इंपोर्ट्स का, अर्ली कॉटन मिल जो है इंडिया में, दे प्रोड्यूस्ड कोर्स कॉटन यार्न रादर देन फैब्रिक। जब यार्न इंपोर्ट होता था, इट वाज ओनली ऑफ द वेरी सुपीरियर वेराइटी। मतलब जब ये आता था, यार्न इंडिया में प्रोड्यूस होता था, स्पिनिंग मिल्स यूज होते थे, हैंडलूम वीवर्स उसको स्पिन करते थे, और वीवर्स जो है इंडिया के, बाद में फिर वो चाइना में जाकर एक्सपोर्ट होता था, और चाइना से वो जाता था आगे यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाता था। ये एक तरीके से चेंज थी। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th-20th सेंचुरी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 1910, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंजेस जो हैं वो आई। सीरीज ऑफ चेंजेस इफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पर बन सकता है ये इंपॉर्टेंट, और मैं आपको ये अंडरलाइन करके भी दूंगी पॉइंट वाइज। एज द स्वदेशी मूवमेंट एकदम से स्पीड पकड़ रही थी, बता स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल कि वो फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर दें। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, कि वो अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि वो इंक्रीज करे टैरिफ प्रोटेक्शन और कंसेशन ग्रांट करें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम 1906 मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू इंडिया, मतलब इंडियन यार्न जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से चाइना जाता था, डिक्लाइन हो गया। सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मील, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई थी। सो इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट। आप देखिए मैंने हल्का सा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये हो गया थर्ड पॉइंट। सो इंडस्ट्रीज जो है, ये हो गया आपका कंक्लूजन कि इंडस्ट्रीज जो हैं दे बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम क्लॉथ, फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। यार्न से लेकर अब वो क्लॉथ प्रोडक्शन में शिफ्ट होने लगे। येट स्टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो गई। वॉर जो है वो एक ड्रामेटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई विद ब्रिटिश मिल्स जो बिजी थी वॉर प्रोडक्शन में। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इंडिया में डिक्लाइन हो गए। सडनली इंडियन मिल्स जो हैं दे हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, येट देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखिए बहुत स्लो थी।
वॉर जो है इट क्रिएटेड अ ड्रामेटिकल सिचुएशन व्हेन ब्रिटिश मिल्स जो थी वो बिजी थी वॉर प्रोडक्शन गुड्स में, मतलब जो ब्रिटिश मिल्स थी वो वॉर के लिए गुड सप्लाई कर रही थी। मैनचेस्टर इंपोर्ट इंडिया में कम हो गया। सडनली इंडियन मिल्स के पास एक होम मार्केट हो गई कि वो अपने ही गुड्स बनाए और अपने ही मार्केट में बेचे, क्योंकि ब्रिटेन से गुड्स जा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। और ये स्टूडेंट्स, ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। एज द वॉर प्रोलॉन्ग इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड टू सप्लाई वॉर नीड। अब वॉर जितना सोचा था वैसा नहीं चला, जैसे आप यूक्रेन के देख लीजिए कि इतना आसान वॉर नहीं रहा और ज्यादा बहुत ज्यादा ये एक्सटेंड हो गया। अब वॉर के लिए गुड्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस के ऊपर भी आ गई। इंडियन फैक्ट्रीज जो हैं दे वर नीडेड टू सप्लाई जूट बैग्स, क्लॉथ, आर्मी यूनिफॉर्म, लेदर बूट्स, और ये सब सप्लाई करने के लिए न्यू फैक्ट्री स्टार्ट हुई। और ओल्ड फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत मल्टीपल शिफ्ट्स में काम कर रही थी। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अबाउट दैट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। ये आपका आंसर जो है इसका यहाँ तक है। मैनी न्यू वर्कर्स जो हैं दे वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। ओवर द वॉर इयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम से बूम हो गई। अब वॉर के बाद क्या हुआ, वॉट वर आफ्टर द वॉर सिचुएशन क्या हुई? आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। मतलब आफ्टर द वॉर जो एक पोजीशन थी ब्रिटिश के, ब्रिटेन की अपने गुड्स से रिलेटेड, वो नहीं स्टेप एस्टैब्लिश हो पाई। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान। इकोनॉमी जो है वो ब्रिटेन की, बेटे ध्यान दीजिए, और आज भी ब्रिटेन का यही सिचुएशन चल रही है। आपको पता होगा इंडियन, द इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत खराब है इस समय, उसी तरीके से खराब ये उस समय थी। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद, क्योंकि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बहुत इंप्रूव कर लिया था। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद यूएस, जर्मनी एंड जापान, इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन एकदम क्रम्बल्ड हो गई आफ्टर द वॉर। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई। एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन एकदम डाउन हो गए, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट को काफी कैप्चर कर लिया था। विद द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली उन्होंने अपनी प्रोडक्ट चीजों को कंसोलिडेट किया, जैसे अपनी एसोसिएशन बना ली। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का सब्स्टिट्यूट उन्होंने ढूंढ लिया। तो आफ्टर द वॉर आप इधर अपने लिए लिख सकते हैं अपने पैराग्राफ में बेटे, दैट इफेक्ट्स आफ्टर द वॉर, व्हाट वाज द सिचुएशन of how First World War affected the position of Britain in Indian market. Please you may write down this question, that ये जो मैंने अभी आपको बोला है आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। नाउ स्मॉल स्केल प्रीडोमिनेशन, वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो है वो आफ्टर द वॉर इंक्रीज हो रही थी, लार्ज इंडस्ट्रीज बहुत छोटे सेगमेंट में थी। मोस्ट ऑफ देम 67% 1911 में बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी। और जो ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन मेनली डोमिनेटिंग थी। सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो थी वो डोमिनेटिंग थी, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी बड़ी इंडस्ट्रीज वो बॉम्बे और बंगाल में थी। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करता था, 5%। बाद में 1931 में वो 11% हुआ। द रेस्ट दे वर्क इन वेरी स्मॉल वर्कशॉप, हाउस होल्ड, जैसे फैक्ट्री, जैसे ये मतलब थोड़े कुछ एरियाज में ईस्ट दिल्ली के होता है ना, सीलमपुर वगैरह में घरों में जो हाथ का सामान बनाने वाली फैक्ट्रीज, वो लोग वहां पे काम करते थे, जो हर गली में इनविजिबल टू द पासर बाय ऐसी जगह होती थी, गली में चौराहों में ऐसी जगह जो फैक्ट्रीज थी, ज्यादातर वर्कर्स वहां पे काम करते थे।
इनफैक्ट इन सम इंस्टेंसेस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सपैंड हो गई 20th सेंचुरी में. दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर ऑल्सो. चीप मशीन मेड थ्रेड wiped out and spinning industry in the 19th century weavers survive किया weavers ने despite problems. मतलब चीप मशीन में थ्रेड एकदम चला गया क्योंकि ब्रिटेन का वो अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको ब्रिटेन का जो नुकसान हो गया था. इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ और almost trebling between 1900 and 1940. How does this happen? अब ये हुआ कैसे था ये? This was partially because of technological changes. अब वो क्या changes थे technological? सबसे पहली जो change थी that was कि handicraft people adopted new technology or to improve the production without pushing up the cost. मतलब cost ना बढ़े पर production. ये fly shuttle students बहुत important है. आप चाहे ये आपके न्यू वर्ड्स में है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो ये फ्लाई शटल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा. सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब बाय 1920 वीवर्स जो हैं वो लूम्स यूज कर रहे थे फ्लाई शटल के साथ. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, प्रोडक्शन स्पीड अप करी. बाय 1941 ओवर 35% हैंडलूम का इंडिया में दे वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स. रीजन जैसे त्रवेंकोर, मेड्रॉस, मैसूर, कोचीन, बंगाल, proportion was 70 to 80%. There were several small innovations जिसने वीवर्स को हेल्प करी कैसे कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे. इट हेल्प द वीवर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. तो ये पैराग्राफ में आप साइड में हेडिंग लिख सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रॉट the changes in the for the weavers. Certain group of weavers were in better position. आप देखिए कुछ weaver जो so called A या B क्लास थे. Among weavers some produced coarse cloth. देखिए जो थोड़े से मिडिल क्लास weaver थे वो मोटा कपड़ा वीव करते थे. कोर्सर क्लॉथ. अब ये पैराग्राफ आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा ये पैराग्राफ मेरा बहुत हॉट फेवरेट रहा है. जब मैं पहले भी जब ये लेसन था और पढ़ाती थी और इसकी मैं आपको रीड बिटवीन द लाइंस में आपको पढ़ के सुनाऊंगी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन. मतलब शुरू से आप मेरी वीडियोस भी देख लीजिएगा. आई एम फुल ऑफ प्रेज फॉर एनसीईआरटी. 10th एसएसटी के लिए तो नथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, नथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, ब्यूटीफुली रिटन. अभी आप देखेंगे इसका. कोर्सर क्लॉथ वॉज बॉट बाय पुअर. देखिए मोटा कपड़ा गरीब लोग पहनते थे. डिमांड उसकी फ्लक्चुएट होती थी वायलेंटली इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट. आप देखिए जब बैड हार्वेस्ट होती थी, जब गांव के जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने को नहीं होता था, कैश इनकम नहीं होती थी, तो वो कपड़ा नहीं खरीदते थे. दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लॉथ. The demand for finer quality varieties bought by well-to-do family was stable. वो आप देखिए जो अच्छी क्वालिटी का था उसकी डिमांड डाउन नहीं होती थी, वो हमेशा स्टेबल रहती थी. द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार. मतलब क्योंकि अमीर लोग खरीद सकते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ये मेरा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेंटेंस. मतलब बहुत इफेक्टिव है, इसमें बहुत कुछ कहा गया है. फेमाइन्स डिड नॉट इफेक्ट the sale of बनारसी और बालूचरी साड़ीज. फेमाइन ने कभी इन साड़ीज की सेल को इफेक्ट नहीं किया क्योंकि ये साड़ीज बहुत अमीर लोग ही खरीद पाते हैं, तो इन साड़ी की सेल को कभी इफेक्ट नहीं हुआ. साड़ीज विद वूवन बॉर्डर्स फेमस और द फेमस लुंगीज एंड हैंकरचीफ्स मेड्रॉस में could not be easily displayed by mill production. मतलब ये बनारसी और बालूचरी साड़ीज तो लोग खरीदते ही थे क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है और बहुत एलीट क्लास इसको खरीदता है. तो ये साड़ीज की सेल जो है फेमाइन से कभी भी नहीं इफेक्ट होती थी. वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पर्सन्स दे कंटिन्यू टू एक्सपैंड प्रोडक्शन थ्रू 20th century. Did not necessarily prosper. They lived very hard lives.
बहुत सारे आवर्स तक वो काम करते थे। वेरी ऑफन एंटायर हाउस होल्ड, बच्चों को भी मिला के उन्हें अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस पे काम करना पड़ता था। बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज। उनकी जो लाइफ और लेबर था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये टॉपिक जो है आपका स्टूडेंट्स यहीं पे ही कंप्लीट होता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल, टू ग्रो मी ऑन यूट्यूब एज अ टीचर। एंड सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नमस्ते।